अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये लेसन MGT 401 के हवाले से है। चैप्टर नंबर 2, टॉपिक नंबर 13 से आगाज कर 36 से आगाज करेंगे। प्रीवियस वीडियो में 35 तक हमने डिस्कस किया था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ आइटम्स। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ आइटम्स का मतलब ये है कि हर आइटम को सेपरेटली, जो जो आइटम्स जो जो हेड है बेसिकली उनको हमने सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, मिक्सिंग नहीं करना। यानी कि वेजेस को सैलरीज के साथ मिक्स नहीं कर देना। जो जो जिस जिस चीज है जहां जहां लिखी जाएगी वहीं वहीं लिखी जानी है। और फिर वही बात मटेरियल की आ गई कि जो चीज जिस तरह, अब देखें, राइट ऑफ इन्वेंट्रीज अगर हम करते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को राइट ऑफ करते हैं, डिस्पोजल ऑफ प्लांट इक्विपमेंट करते हैं, डिस्पोजल इन्वेस्टमेंट है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, लिटिगेशन सेटलमेंट है। ये सारी सेपरेट सेपरेट चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करना, जमा करके नहीं लिख देना, अलग अलग लिखना है। टॉपिक 37 में ऑफसेटिंग आ गई। ऑफसेटिंग में मैं बताया भी था कि यहाँ तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो आपस में मैच होते हैं उनको आपस में माइनस करना है। जिस तरह सेल्स में से CGST माइनस होगी, कोई और एक्सपेंस डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता। IAS further clarify that when items of income and expenses are offset, the entity should nevertheless consider based on materiality. एंटिटी अगर मटेरियलिटी नहीं है तो वो नहीं लिखी जाएगी, अगर है तो ही लिखी जाएगी। ठीक है। फिर ऑफसेटिंग में उसने बात की कि इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस होंगे और फिर हमें जो भी इनकम आएगी वो मिलेगी। लेकिन ऑर्डनरी ऑफसेटिंग इज डिसअलाउड। इसका मतलब क्या है कि आप एसेट्स में या इनकम में से लायबिलिटीज माइनस नहीं कर सकते। इनकम में से एक्सपेंसेस ही माइनस करने हैं, और एक्सपेंसेस माइनस करने की भी एक तरतीब है, उस तरतीब को खराब नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज वो बात कर रहा है। इसमें सबसे पहले है कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी, ऑपरेशन एंड कैश फ्लोज दैट कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड operationally and for the financial reporting purposes from the rest of the entity are known as component of entity. That is, ऐसे कैश फ्लोज जो ऑपरेशन से क्लियरली डिस्टिंग्विश हो सकते हैं वो एंटिटी का कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल, कैश जनरेटेड यूनिट और ग्रुप ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स। कैश जनरेटिंग यूनिट आर सिंपलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स दैट जनरेट कैश फ्लोज। अजीब बातें कर रहे हैं, हम नीचे आते हैं। रिप्रेजेंट सेपरेट मेजर लाइंस ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरियाज ऑपरेशन। यानी कि आप मुख्तलिफ सिटी कंट्रीज में काम कर रहे हैं तो वहाँ के हर एक यानी कि हर कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब डिफरेंट बनाएंगे। और फिर उनको इज अ सब्सिडरी अक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद द व्यू टू रीसेल। आपने सब्सिडी खरीदी है, उसको रीसेल करने के लिए या अपने लिए किस मकसद के लिए खरीदी है। मकसद बात करने का ये है कि एंटिटी में एक्सपेंसेस और इनकम के अलावा भी जो कैश फ्लोज हैं किस किस मकसद के लिए हुए हैं उनको क्लियरली मेंशन करना। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ एंटिटी। नेक्स्ट चलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में। नेट एसेट्स हैं ना, करंट एसेट्स हैं, कैपिटल। हाँ, ये फॉर्मूलाज हैं। नेट एसेट कैसे आते हैं? नेट एसेट्स आर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। नेट करंट एसेट्स, नेट करंट एसेट्स ऑफ और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ ORR है, आर नहीं है। टोटल करंट एसेट्स लेस टोटल करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो आपके पास नेट करंट एसेट्स, यहाँ वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। ओके, सॉरी, टोटल करंट लायबिलिटीज को टोटल एसेट्स में से माइनस करेंगे तो आपका करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। या फिर आप नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल ऐड करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। या ऑनर्स इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज को ऐड करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये उसके फॉर्मूलाज हैं, कैलकुलेट करने का मेथड है। अभी देखें, दो और प्रिंसिपल आके, रियलाइजेशन प्रिंसिपल, रिकग्निशन। रिकग्निशन की बार बार बात कर रहे हैं, आप फर्दर नहीं करेंगे। रियलाइजेशन क्या है? सेल ऑफ एन एसेट फॉर कैश और क्लेम टू कैश इज नोन एज रियलाइजेशन। आपको एसेट सेल करते हैं तो उस पर आपको कैश मिल चुका है या भी कैश मिलना है तो वो रियलाइजेशन है। ठीक है। मकसद बात करने का, रियलाइजेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस वक्त कोई भी ट्रांजैक्शन एक्चुअली अकर हुई है, रियलाइज हुई है, तब आपने लिखनी है।
कि ये हो गई है। मिसाल के तौर पर इसको और आसान करते हैं, इस एग्जांपल को, इस कॉन्सेप्ट को, कि मैंने सेल्स करनी थी, मुझे कस्टमर आया मेरे पास, उसको मुझसे जो चीज़ें चाहिए वो भी 3 महीने बाद प्रोड्यूस होनी है, लेकिन वो उसकी पेमेंट मुझे आज ही एडवांस दे गया। फर्ज करें, ये हम बात कर चावल की बात कर लेते हैं कि चावल लग रहा है, ठीक है। आजकल चावल लगाने के टाइम पे वो बंदा आया, उसने कहा जनाब आप 20 एकड़ का जो चावल है वो मुझे सेल करेंगे दिसंबर में। अभी चावल बनना है, प्रोड्यूस होना है, जब बनेगा तब उसे देना है, लेकिन पेमेंट वो आज ही देगा। तो मैं उसको अपना रेवेन्यू नहीं कह सकता जब तक कि मैं उस चावल को उसको एक्चुअली डिलीवर ना कर। तो वो अभी रियलाइजेशन रेवेन्यू नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। आप स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। तो कंप्रिहेंसिव इनकम को मैंने पहले बताया कि कोई भी रिवैल्यूएशन आप करते हैं, कोई सरप्लस को गेन्स वगैरह, तो वो रिवैल्यूएशन होता है। यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि पीछे डिस्कस कर चुके हैं, फर्दर जरूरत नहीं है जी। उसके बाद यहाँ भी सेम बात वही आ रही है, पहले डिस्कस हो चुकी है, तो जरूरत नहीं है आगे इसकी। हाँ, प्रैक्टिस आई है तो प्रैक्टिस पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। एक हमारे पास कॉस्ट थी चीज की 50,000, फेयर वैल्यू उसकी 85,000 है, तो अनरियलाइज गेन हमारे पास 35,000 आ गया। ये है कंप्रिहेंसिव इनकम। एक चीज की कॉस्ट 5 लाख है, फेयर वैल्यू उसकी 6 लाख आ गई, तो 1 लाख रुपए उसकी कंप्रिहेंसिव इनकम है। टोटल कितना आ गया? 1,35,000। वो हम अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड कर देंगे 1,35,000। ये हमारी कंप्रिहेंसिव इनकम है। आगे भी यही एग्जाम्पल चलेंगे। इसको भी एक दो एग्जाम्पल को मैं इंशाल्लाह बोर्ड पे भी करवा दूंगा ताकि आपके लिए फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाए, अगर इसका मुझे को प्रैक्टिस क्वेश्चन मिला तो। जी, टॉपिक 45 पे आएंगे। अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल कंपनी। किसी कंपनी के जो फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं, यानी कि कंपनी का जो कैपिटल है, जो सरमाया है, वो दो सोर्सेज से आता है। अब उसका एक सोर्स तो हमारे पास हो जाएगा इक्विटी फाइनेंस, और दूसरा सोर्स हो जाएगा डेट फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस के लिए यहाँ तो हमारे पास शेयर कैपिटल है, और वो कैपिटल हमने एक्स्ट्रा अमाउंट पे सेल किया तो शेयर प्रीमियम आ गया। मतलब कि शेयर हमारा 10 रुपए का था, हमने 12 रुपए का सेल किया है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हम 10 रुपए लिखेंगे, लेकिन 2 रुपए इजाफी जो है वो शेयर प्रीमियम के तौर पर लिखे जाएंगे। डेट फाइनेंसिंग में हमारे पास लोन आ गया, या लॉन्ग लोन सर्टिफिकेट्स जिसमें डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जो कि जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं, और लॉन्ग टर्म लोन्स हैं जो कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिया जाता है। अब उसकी जनरल एंट्रीज हैं। इसका अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन हुआ तो वो भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया, देखें, 1 लाख का कैपिटल था, मैंने 1,30,000 में बेचा है, तो 30,000 मेरा शेयर प्रीमियम आ गया। इसी तरह लोन के लिए, मेरा 1 लाख लोन लिया है मैंने, डिबेंचर्स बेचे हैं पब्लिक को, लेकिन उन्हें ये ऑफर दी कि आप 10% डिस्काउंट मुझसे ले लें, तो 10 लाख का मेरा उसको इशू करने पे लॉस हो गया। हाँ, मैं एक और ऑफर करता हूँ कि जब मैं वापस करूंगा तो उस वक्त भी मैं आपको 5,000 एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। तो इसका मतलब है मैंने 5,000 का प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन कहते हैं कैंसिलेशन को, 5,000 का और नुकसान कर लिया। तो टोटल मैंने अपना लोन लेने में 15,000 का नुकसान कर लिया, तो वो नुकसान आपने मेंशन कर दिया। ये इसकी जनरल एंट्री है। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर्स बेसिकली क्या है, मेरा ख्याल है ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। बोनस शेयर्स बेसिकली होते हैं कि हमारा कंपनी के अंदर, कंपनी का एक कैपिटल फिक्स रहता है, कैपिटल चेंज नहीं हो सकता। एसईसीपी का रूल है, कंपनी एक्ट का रूल है। अब हमारे शेयर प्रीमियम भी पड़ा हुआ है, हम मुसलसल अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, लेकिन अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम पे करते हैं, तो हमारे पास प्रॉफिट्स बड़े बड़े हुए हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी हुई हैं, काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। तो हुआ क्या कि डाउट हो गया कि हमारे पास इतने रिजर्व वगैरह पड़े हुए हैं, तो कहीं हमारे एम्प्लॉयज स्ट्राइक ही ना कर दें कि कंपनी इतना पैसा कमा रही है और हमें कुछ नहीं दे रही। तो हम अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर देते हैं ताकि अपने प्रॉफिट्स को इक्विटी में कन्वर्ट करें, तो दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर्स आर गिवन टू शेयर होल्डर्स व्हेन कंपनीज आर शॉर्ट ऑफ कैश एंड शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट अ डिविडेंड इनकम। एक रीजन मैंने आपको बताई, दूसरी यहाँ लिखी हुई है कि कंपनी ने डिविडेंड देना था लेकिन कंपनी के पास कैश ही नहीं है, तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू कर देती है। मौजा करो। ये अगर जी सिर्फ शेयर रिटेन अर्निंग की एंट्री पास हो, अगर जनरल रिजर्व भी बीच में आ जाए, और अगर शेयर प्रीमियम बीच में आ जाए, तो ये एंट्री पास होती है।
उसके बाद आ जाएंगे हम अपने राइट इशू पे। जी, राइट इशू कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कंपनी एग्जिस्टिंग चल रही है, बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, अब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ गई है। तो दो तरीके हैं, या तो कंपनी लोन ले ले या नए शेयर इशू कर दे। अब नए शेयर इशू करने के लिए कंपनी यहाँ तो आईपीओ में जाएगी, कि एडवर्टाइजमेंट करेगी, किसी ब्रोकर को हायर करेगी, यानी कि इंटरमीडियरी को, जो कि हमारे शेयर सेल करवाए, फिर उसको कमीशन भी दी जाएगी। उससे बेहतर है कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने शेयर होल्डर से रब्ता करती है। कंपनी कहती है जी हम शेयर बेच रहे हैं, मार्केट में शेयर की वैल्यू 50 रुपये है, हम आपको 45 का या 40 का देंगे, आप जिसको मर्जी बेच लें, हमसे शेयर लें, हमें पैसे इकट्ठे करके दें, खुद लें किसी को दें, आपकी मर्जी है। दैट इज कॉल्ड राइट इशू। अब राइट ऑफ वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट होती है? एज सर्टेन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू की जाती है, फिर जो प्राइस हमने कही है वो ली जाती है, दोनों का जो फर्क होता है उसे कैलकुलेट किया जाता है। अब कंपनी ने कहा जिसके पास 3 शेयर्स हैं उसको एक राइट शेयर मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा कितने का? कि टोटल जो वैल्यू बनेगी वो 560 बनेगी। तो इसका मतलब है अब कंपनी का एक शेयर 140 का हो गया, तो कंपनी का जो वैल्यू ऑफ राइट बनती है वो 10 रुपये बनती है। हर शेयर पर कंपनी को 10 रुपये मुनाफा हो रहा है। ओके जी। जी आगे इसकी एंट्री आ गई। आगे आ गया हमारे पास भैया मैं मूवमेंट इन रिटेन अर्निंग्स। लेक्चर भी हमारा लेंथी हो रहा है, तो हम इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 50 से 62 तक इंशाल्लाह थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके लिए वेल, सो कंसेप्ट जो है आपके लिए अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडेबल होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको अंदाज़ा है कि काफ़ी मेहनत हो रही है, मेहनत की जा रही है, तो आप की तरफ से एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है। अल्लाह हाफिज़।